हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेमजीरा का थर्ड एपिसोड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 1937 का। और इस टाइम पर थाईलैंड एंड फ्रांस के बीच में वॉर चल रही थी और वो शांत हो जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ सेटलमेंट हो जाता है। और यहाँ पर प्राण यानी कि पवात और खेमिका दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए होते हैं। और यह दोनों अपने अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इवन इन दोनों की इंगेजमेंट भी हो चुकी है एंड दोनों ही फैमिलीज इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। पवात की मोम यहाँ पर सभी को बता रही होती है कि पवात के ग्रैंडपा ने वॉर में जाने से पहले इसी रिंग से उसकी ग्रैंडपा को प्रपोज किया था एंड उसके डैड ने भी उसकी मोम को इसी रिंग के साथ प्रपोज किया था। दैट्स मीन ये रिंग उनकी फैमिली की विरासत है। एंड खेमिका से कहते हैं कि लगता है डेस्टिनी भी यही चाहती है कि तुम हमारी डॉटर इन लो बनो। सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और यहाँ पर वही पर्सन भी मौजूद होता है जो प्रेजेंट की लाइफ में खेम के पीछे पड़ा हुआ है, मीन्स जो उसको हमेशा फॉलो करता रहता है, वो ब्राउन आउटफिट वाला, वो घोस्ट। इसका नाम यहाँ पर जायो है, जो कि पवात का यंगर ब्रदर है और खेमिका का यह बेस्ट फ्रेंड है। और जो कुछ भी यहाँ पर यह सब कुछ चल रहा होता है, इन सब ओनली चायो ही अनहैप्पी था, मीन्स वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। बाकी सभी तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि चायो खेमिका से बहुत प्यार करता था, वो भी पवात से पहले से ही। खेमिका उसे कहने लगता है कि अब से ऑफिशियली मैं तुम्हारी सिस्टर इन लो हूँ। और चायो फेक स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो तो ऐसा कभी नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर खेमिका अपनी दो फ्रेंड्स जीन एंड यादा के साथ होती है। यह दोनों खेमिका को टीज कर रही होती है कि पवात को इतनी भी क्या जल्दी थी कि उसने तुम्हें 4 साल पहले ही प्रपोज कर दिया था और उसने तुम्हें यह घर भी दे दिया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही उसने तुमसे शादी करने के लिए बोला। और साथ ही यह दोनों खेमिका से पूछ रही होती है कि बताओ तुम पवात से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हो। तो खेमिका उन्हें कह रही होती है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना प्यार कभी भी किसी से नहीं किया है जितना मैं पवात से करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उससे पहले या उसके बाद मैं कभी किसी और से इतना प्यार कर पाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन और यारा के बीच में कुछ भी लवी डवी होता रहता है। दूसरी तरफ पवात को बता रहा होता है कि वार की वजह से चारों तरफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है और मुझे अब अपने फ़र्ज को निभाने के लिए जाना होगा। दरअसल पवात एक डॉक्टर है और जो इस क्रिटिकल सिचुएशन में वो वार चल रही है, जिसे घायल सोल्जर्स के लिए पवात को वहाँ पर पहुँचने के लिए ऑर्डर्स मिले हैं और पवात को वहाँ पर जाना ही होगा, चाहे उससे पूछता या नहीं। खेमिका के इसके बारे में पता है, तो पवात उसे कहता है कि नहीं, अभी किसी को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ना ही मोम एंड डैड को और ना ही खेमिका को, सिर्फ मैंने तुमको ही बताया और तुम यह जानते हो कि मुझे इस ड्यूटी को निभाना ही होगा और मुझे यहाँ से जाना ही होगा। चाहे उसे कहता है तो तुम्हारा वेडिंग का क्या होगा। पवात कहता है कि मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अभी खेमिका के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वरी हूँ। दरअसल खेमिका को हार्ट की प्रॉब्लम है। पवात कह रहा होता है कि तुम उसे बहुत पहले से जानते हो ना, मुझसे पहले से भी तुम उसे जानते हो, तो अब से जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम ही हो जो उसका ख्याल रख सकते हो। मैं जल्द ही वापस आने का पूरा ट्राई करूँगा। तो उसे कहता है कि तुम्हें उसके लिए वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं खेमिका को तुमसे पहले भी जानता हूँ, तब तो तुम उससे मिले भी नहीं थे, तो मैं उसे अच्छे से समझाता है। अब से मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा उसका, उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। पवात चायू पर ट्रस्ट करता है, बट चायू के माइंड में तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा होता है। एंड नेक्स्ट सीन में पवात जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिन एंड यादा पवात से कह रही होते हैं कि तुम खेमिका के लिए बहुत बिल्कुल भी वरी मत होना, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। बट खेमिका इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और वह रो रही होती है, बट पवात के लिए वो फेक स्माइल करती रहती है। पवात फिर से चायू को खेमिका का ख्याल रखने के लिए कहता है एंड चायू को वो हग कर लेता है, लेकिन चायू की नज़र में तो ओनली खेमिका पर ही रहती है। देन पवात खेमिका से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी मत रोना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। खेमिका उसे कहती है कि मैं कभी भी तुमसे
इतने ज़्यादा दिनों के लिए दूर नहीं रही हूँ। फवाद उसके टीयर्स को वाइप करता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें हर रोज़ लेटर्स भेजूंगा, जिससे तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे कि तुम्हारे पास ही हूँ, और उसे हक कर लेता है। और इस मोमेंट पर चायू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड देन फवाद यहाँ से चला जाता है और ये तीनों खेमिका को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं और चायू खेमिका के टीयर्स को वाइप कर रहा होता है। इधर फवाद जा रहा होता है, तब उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वह खेमिका से दूर जा रहा है। और इसके बाद फवाद हर रोज़ खेमिका के लिए लेटर भेजता है। चायू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फवाद जब उससे दूर है तो इतने दिनों से फिर भी वो उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ रहा है। वो खेमिका को डिनर के लिए बुलाता है और जब खेमिका यहाँ पर आती है तब वो देखती है कि चायू ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए हुए हैं। और यह देखकर खेमिका उससे पूछने लगती है कि क्या बात है, आज कोई ओकेज़न है? तो चाय उससे बताता है कि मेरे डिपार्टमेंट के हेड रिटायर होने वाले हैं, उनकी पोजीशन मुझे मिल गई है। तो खेमिका उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, वो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, उसके हाथ को थाम लेती है, उसे कहने लगती है कि इतनी कम एज में तुम इतनी हाई पोजीशन पर चले जाओगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, यह सब कुछ तुम्हारे हार्डवर्क का नतीजा है। और तभी चाय यह उसके सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और रिंग के साथ चाय को उसे प्रपोज करता है। खेमी को लग रहा होता है कि चाय उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो उसे कहने लगती है कि चलो अब बहुत हो गया, अब हम दोनों डिनर करते हैं। चाय उसे कहता है कि नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं कब से तुम्हें इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं शुरू से ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और फवाद को गए हुए तो 1 साल हो चुका है और लगता नहीं कि अब वो वापस आएगा। तो खेमिका उसे कहने लगती है कि तुम मेरा ख्याल रखते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे शादी ही कर लोगे। तो चाय उससे कहता है कि क्या तुम्हें कभी फील नहीं हुआ मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, और क्या तुम मेरे लिए ऐसा फील नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैं फवाद का ब्रदर हूँ, या उसने मुझे तुम्हारे ख्याल रखने के लिए बोला है? खेमिका उसे कहती है कि तुम किसी अच्छे इंसान को ढूंढ लो। चाय उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है और मुझे और कोई भी पर्सन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यह घर तुम्हारा ही रहेगा, मेरे पेरेंट्स ऐसे ही तुमसे प्यार करते रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। चाय उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बट खेमिका उस रिंग को लेकर फेंक देती है और उससे कहने लगती है कि मैं ओनली फवाद से ही प्यार करती हूँ, अगर वो कभी वापस भी नहीं आया तो फिर भी मैं हमेशा उससे ही प्यार करती रहूँगी। और यह कहकर खेमिका यहाँ से चली जाती है और इस तरह चायू अपने प्यार को नहीं पा सकता और इसके लिए वो ओनली फवाद को ही जिम्मेदार समझता है। इसी वजह से वो फवाद से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और यह नफरत आज भी उसके दिल में ऐसे ही भरी हुई थी। और प्रेजेंट में भी चायू प्राण से यही कह रहा होता है कि मैं खेमिका को तुमसे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्राण उससे कहता है कि अब तो उसे मालूम भी नहीं है कि तुम कौन हो और अब वो खेमिका नहीं है, इन सब से उसे अब पेन नहीं होगा, इसलिए अब तुम उसे अकेला छोड़ दो। इधर खेम भी इनकी वॉइस को सुनकर यहाँ पर आ जाता है और रूम के बाहर से ही वो उनकी बातों को सुनने लगता है। प्राण यहाँ पर कह रहा होता है खेमिका नहीं है, चाहे चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही उसकी मौत हुई है, तुमने उनकी बजाय अपनी ड्यूटी को चुना था, तुम उसके प्यार की और उसकी कभी भी वैल्यू नहीं कर पाए हो, मैं खेम को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। तो प्राण उस स्प्रिट को एक मटके में डालने की कोशिश करने लगता है, वो उसके नेक से उसे पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे करने दूंगा? प्राण यहाँ पर चैंट करने लगता है और इस स्प्रिट को उसमें डालने लगता है। इधर खेम ये सभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहा होता है, बट उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। तभी टोंग ओएन सडनली यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को देखते ही खेम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। और खेम की वॉइस सुनकर फवाद का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और मौका देखते ही चायू वहाँ से गायब हो जाता है। इधर टोंग और एक खेम दोनों ही खेम से कह रहे होते हैं कि ऐसे चुप चुप कर किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है और आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एंड तभी प्राण भी रूम से बाहर आता है और यहाँ पर आकर वो खेम को बताने लगता है कि यह दोनों मेरे सर्वेंट्स हैं, इन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से चले जाओ और सो जाओ। और यह कहकर प्राण यहाँ से चला जाता है। तो खेम उसे रोकते हुए पूछने लगता है कि क्या आप उस स्पिरिट्स को जानते हैं? प्राण उसे कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। खेम उसे कहता है कि मतलब क्यों नहीं है, मैंने सुना है आप उससे बातें कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि वो खेमिका नहीं है, तुम जानते हो ना, तो इसका क्या मतलब है? आप उसे ऐसा क्या क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आप उसे जानते हैं ना, इसलिए। और यह खेमिका कौन है? तो प्राण उसे डांटने लगता है, उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें लाइट टाइम दे रहा हूँ, दूसरों के मैटर से
तुम दूर ही रहो, इनमें इंटरफेयर बिल्कुल भी मत किया करो। उसकी वजह से ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, अब फिर से तुम वही सब कुछ करना चाहते हो। अब जाओ और मेरे मैटर से दूर रहो। प्राण के इस बिहेव से खेम को बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। फिर भी वो प्राण से कहने लगता है कि क्या आप शांति से मुझसे बात कर सकते हैं। प्राण उसे कहता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो खेम कहता है कि मुझे ओनली बस इतना ही जानना है। प्राण से कहता है कि सभी चीज़ें जानने के लिए नहीं होती है, और जो भी होना है उसे जान लेने से तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो। खेम उसके हाथ को थाम लेता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे सच बताइए, हो सकता है कि इसमें कुछ मेरी फैमिली के कर्ज से भी जुड़ा हुआ हो। और खेम को ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए देखकर प्राण का गुस्सा शांत हो जाता है, और खेम को यहाँ पर ऐसे देखकर वो खेमिका को याद करने लगता है, और एकदम से वह रूडली उसे कहने लगता है कि अपनी लाइफ जियो जब तक तुम जी सकते हो, और मेरे मैटर से तुम दूर ही रहो। हम इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। खेम उसे कहता है कि ठीक है, हम इतने क्लोज नहीं हैं, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करना बंद कर देंगे। और यह कहकर खेम यहाँ से चला जाता है। तो चाय उसे दूर से ही देख रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो खेम के पास जाना तो चाहता है, बट अब खेम के प्लेस के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बनी हुई थी, जिसे वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। खेम को सैड देखकर चायू बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, और वो खुद से ही कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरा वेट करना खेम। इधर प्राण के पास खेम की मोम की आत्मा आती है। मोम प्राण को थैंक यू बोलती है। आज फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा सेफ फील कर पा रही हूँ कि खेम आराम से अपने रूम में रेस्ट कर सकता है, और मुझे उसे आज प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में मोम खेम को आज तक प्रोटेक्ट करती आई है जहाँ तक वो उसे प्रोटेक्ट कर सकती थी, बट अब प्राण ने खेम की प्लेस के चारों तरफ एक शील्ड को बना दिया है, जिसे खेम के आसपास कोई भी घोस्ट नहीं आ सकता है। और इससे मोम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है कि अब उनका बेटा बिल्कुल सेफ है। प्राण उनसे कह रहा होता है कि आपकी शाउल बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है, अगर आप यहीं पर ऐसे ही रहोगे तो खेम को ऐसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रहेगी, तो फिर आप कभी भी वापस नहीं लौट पाएगी, आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, आप कभी फिर पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी। तो मोम उसे कहती है कि अगर मेरा ऐसा करने से खेम सेफ रहेगा तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहे कितना भी ज़्यादा हार्म क्यों ना होती रहूं, बट मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि खेम हमेशा सेफ रहे। प्राण कहता है कि आपको रिकवर के लिए थोड़ा टाइम रेस्ट करना चाहिए। जब तक खेम यहाँ पर है उसे कुछ भी नहीं होगा। मोम उसे फिर से थैंक यू बोलती है, और उसके बाद मोम यहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जेड और खेम दोनों ही प्राण की साइकिल को लेकर एक जगह पर आए होते हैं। खेम उसे कह रहा होता है कि मास्टर की साइकिल को यहाँ पर छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। तो जेड उसे कहता है कि मैं यह उन्हें जल्द ही लौटा दूंगा, और उन्हें तो यह पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए तुम उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, अब चलो यहाँ से। एंड ये दोनों एक पूजा में आए हुए होते हैं। दूसरी तरफ प्राण को भी इसी पूजा में आना था, और जैसे ही वो अपनी साइकिल को देखता है तो उसकी साइकिल तो वहाँ पर थी ही नहीं। तो प्राण ऐसे ही पूरे रास्ते चल कर आता है, और यहाँ पर जेड और खेम को यहाँ पर आकर यह पता चलता है कि प्राण को भी इस पूजा में इन्वाइट किया गया है, लेकिन उसकी साइकिल तो ये दोनों लेकर आ गए थे, और वो भी उसको प्राण यहाँ पर ऐसे ही चल कर आ रहा होता है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि मास्टर आएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। एंड फाइनली प्राण यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर आकर वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जो भी पूजा करने के लिए वो लोग करते हैं वो सब खेम और जेड से कह रहा होता है कि मास्टर ने सन ग्लासेस को क्यों वियर किया हुआ है, रिचुअल के टाइम पर तो वो इन्हें रिमूव कर सकते हैं ना। जेड उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद हर वुमेन, चाहे वो ओल्ड हो या फिर यंग हो, सभी की नज़रें मास्टर के ऊपर ही है। मास्टर की आइज को देखकर सभी उनके प्यार में पड़ जाते हैं, सभी उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगते हैं, इवन बॉयज भी, इसलिए वो अपनी आइज को हमेशा छुपा कर रखते हैं। खेम को तो इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, वो कहने लगता है कि ऐसा भी होता है। जेड उसे कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल सच है, इनसे आइज कांटेक्ट करने पर ही लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, तो इसलिए यह सनग्लासेस को वियर करके रखते हैं। हमेशा यहाँ पर वे प्रे करना स्टार्ट करते हैं। अब वो प्रे करना स्टार्ट करते हैं, तो आज यह प्रे बारिश के लिए की जा रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। तो प्राण आज बारिश के लिए प्रे कर रहा था, और जैसे ही प्रेयर्स कंप्लीट होती है तो सडनली यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, और इस बारिश में यहाँ के सभी लोग और इवन मास्टर भी भीग जाते हैं। इसके बाद प्राण जब यहाँ
यहाँ से जाने लगता है तो खेम भागते हुए उसके पास उसकी साइकिल को रिटर्न करने लगता है। जैक तो पहले से ही उनसे दूर छुप जाता ताकि मास्टर उसे बिल्कुल भी डांटे नहीं। फरहान खेम से पूछने लगता है कि बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, तो खेम भी उसे यहाँ पर वही आंसर देता है जो फरहान ने लास्ट टाइम उसे डांटते हुए कहा था कि हर बात जानने के लिए नहीं होती। बट वो फरहान के एक्सप्रेशन को देखने के बाद उसे बताने लगता है कि वो दोनों अंकल चाय के साथ स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो प्राण उसे कहता है कि अपना हाथ दो और यहाँ पर चैंट करते हुए उसके हाथ पर एक तालिश को टाई कर देते हैं। और वह इसलिए होता है कि जब प्राण उसके आसपास न हो तो कोई भी घोस्ट खेम के आसपास न आ जाए। खेम उसे देखकर स्माइल करता रहता है। अब प्राण उसे कहता है कि इसे खो मत देना। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट अंकल चाय के साथ स्विमिंग करने के लिए फॉरेस्ट की तरफ आ रहे होते हैं। अंकल उन्हें कहते हैं कि स्विमिंग करने से पहले हमें यहाँ के लोकल स्पिरिट्स को यह बताना होगा कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। किसी को भी अकेले कहीं नहीं जाना है। तभी कुछ बॉयज़ यहाँ पर कहने लगते हैं कि यह अब बातें क्या है, हम तो यहाँ पर ओनली स्विमिंग करने के लिए आए हैं। आजकल कौन भूतों को इतना ज़्यादा मानता है कि अब हमें इनकी पहले परमिशन लेनी होगी तभी हम स्विमिंग कर पाएंगे। तो चरण उन्हें कहने लगता है कि हम चाहे किसी भी कल्चर को माने या फिर ना माने, बट उसकी रिस्पेक्ट तो हमें करनी ही चाहिए। किसी के भी बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। तो यह बॉयज चरण के झगड़ा करने लगते हैं, चरण से झगड़ा करने लगते हैं, उसे पुश कर देता है कि उसकी वजह से चरण जमीन पर गिर पड़ता है। तो जेड इन बॉयज का सामना करने लगते हैं, उन्हें पुश करता है और ये बॉयज इन्हें भी धमकाने लगते हैं और देखते ही देखते इन सब में यहाँ पर झगड़ा होने लगता है। तभी अंकल यहाँ पर आकर इन बॉयज को यहाँ से भगा देता है कि तुम लोग यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं हो और इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद यह सभी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। चरण अपने घाव को क्लीन कर रहा होता है तो जैक यह देखकर उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। चरण उसे कहता है कि नहीं यार ठीक है। चरण से पूछने लगता है कि उसने मुझे बताया कि उस दिन वॉन के घर से तुम मुझे कैरी करके लेकर आए थे। जैड कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैवी हो, मेरे हाथों में अभी तक पेन हो रहा है। इस पर चरण स्माइल करने लगता है और उसे थैंक यू बोलता है और यहाँ से वह जाने लगता है। तभी जेड उसे कहता है कि उन बॉयज से तुमने मुझे भी बचाया है तो उसके लिए भी थैंक यू। उसे टीज करने लगता है कि क्या बोला तुमने, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जेड फिर से उसे थैंक यू बोलता है तो चरण फिर उसे कह देता है कि मुझे अभी भी नहीं सुनाई दिया। तो जेड उसे कहता है कि ठीक है तुम मेरे पास आओ तो तुम अच्छे से सुन पाओगे। और जब चरण उसके पास आता है तो जेड उसे पानी में पुश कर देता है। अब चरण पानी से बाहर आता है तो यहाँ पर सभी उसे देखने लगते हैं। सभी बॉयज एंड सभी गर्ल्स उसे ही देख रहे होते हैं। जेक भी उसको ही देख रहा होता है और इसकी वजह से ही उसकी सांसें भी रुक गई थी क्योंकि चरण टोटली भीग चुका था और इस कंडीशन में वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जेड फुली ब्लश कर रहा होता है। जेड किसी और दुनिया में खो चुका था। इधर पानी में गिरने की वजह से चरण के ग्लासेस खो चुके थे तो सभी उसे ढूंढने में उसकी हेल्प करने लगते हैं। जेड भी उसे ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है बट उसकी नज़र तो चरण से हट ही नहीं रही थी। चरण को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इवन यहाँ पर वो अपनी शर्ट को भी रिमूव कर देता है और जैक को तो यह बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि वो वहाँ कहाँ है और वो क्या कर रहा है। उसे तो ओनली चरण ही दिखाई दे रहा था, चरण को ही देखे जा रहा था और चरण के ग्लासेस भी उसके पास ही होते हैं। उससे जानबूझकर उनको अपने पास रखा हुआ था क्योंकि वह चरण को टेस्ट करना चाहता था। दूसरी तरफ यह बॉयज फॉरेस्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर यह बातें कर रहे होते हैं कि यह सभी लोग कितने पागल है, हर वक्त फालतू की बातें करते रहते हैं, हर वक्त भूतों के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में बातें करते रहते हैं, उनसे परमिशन लेते रहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ के सभी लोग पागल हो चुके हैं, इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है और यह जगह भी तो कितनी ज़्यादा अजीब है, पता नहीं आखिर हम कैंपिंग के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं। एंड नाइट में यह तीनों बॉयज फॉरेस्ट में जाते हैं और यह सभी यहाँ पर टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी यह तीनों बॉयज जंगल में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। बहुत देर हो जाती है बट ये तीनों बॉयज वापस लौट कर नहीं आते तो उन्हें पैरामाइक को डर लगने लगता है, इसलिए वह इन तीनों को पुकारने लगती है बट ये तीनों अब नहीं आते तो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है बट उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। एंड सडनली उसके सामने एक घोस्ट आ जाता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो भागते हुए अपने घर वापस लौट आती है जहाँ पर बाकी सभी लोग थे। यहाँ पर आकर पैरामाइट जोर जोर से रोने लगती है और उसे ऐसे देखकर सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। इससे पहले इन सभी लोगों को कुछ भी बता पाती वो उसके सामने घोस्ट ही आ जाता है। उसे वो घोस्ट का फेस ही दिखाई दे रहा होता है, इसी वजह से वे बेहोश हो जाती है।
अब वो उस पीरियड से इफ़ेक्ट हो चुकी थी। तभी सभी लोग उसे प्राण के पास लेकर आते हैं। अंकल प्राण से कह रहे होते हैं कि यही है जो जंगल से वापस आ पाई है। बट देखो तो इसकी हालत क्या हो गई है। मास्टर कह रहे होता है कि एटलीस्ट उन स्पिरिट्स ने इसे वापस तो आने दिया। प्राण जेड से कहता है कि अंकल चाय के साथ तुम जाओ और विलेज के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करो और सभी को मिलकर उन तीनों बॉयज़ को ढूंढना, क्योंकि इन तीनों बॉयज़ की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें किसी भी हालत में उनको सेफली वहाँ से निकालना होगा। खेम भी जेड के साथ जाने लगता है बट प्राण उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यही रहो, क्योंकि प्राण उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। अंकल चाय भी सभी गांव वालों को बताने लगते हैं कि उन तीनों बॉयज़ को मॉर्निंग से पहले ही ढूंढना होगा, नहीं तो मॉर्निंग में तो उनकी डेड बॉडीज ही मिलेगी। देन सभी विलेजर्स एक साथ इन तीनों बॉयज़ को फॉरेस्ट से यहाँ पर ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ वो पैरामाई को ठीक कर देती है अपनी पावर से। तभी जेड यहाँ पर आ जाता है। वह मास्टर को बताता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की जंगल के हर कोने में ढूंढने की, बट वो लोग उन तीनों बॉयज़ को नहीं ढूंढ पाए हैं। उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं पता चल रहा। प्राण आज रात सभी को अंकल चाय के घर पर एक साथ रहने के लिए कहता है और वो खेम को भी उसके साथ रहने के लिए कहता है। जेड उसे पूछता है कि आपने खेम को उन सभी लोगों के साथ वहाँ पर क्यों भेजा है, तो प्राण उसे कहता है आज वो कहीं पर जाने वाला है ना, इसलिए, और वो भी अपनी बॉडी के बिना। उसकी सोल ही कहीं पर जाने वाली है। जेड उसे पूछता है कि आप कहाँ जाने वाले हो और आप क्या करने वाले हो, बट प्राण उसे कहने लगता है कि तुम फुल नाइट आज उसके साथ तो नहीं रह सकते हो ना, इसलिए मैंने उसे वहाँ पर भेज दिया है ताकि वो बहुत से लोगों के साथ रहेगा तो सेफ रहेगा और वो लोग खेम पर नज़र भी रख पाएंगे। इधर खेम पैरामाई के बारे में ही सोच रहा होता है और इस इंसिडेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। खेम को लग रहा होता है कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। चलो उसे समझाने लगता है कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जो कुछ भी होना है वो होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ प्राण के पास टोंग और एक आते हैं। प्राण एक से पूछता है कि क्या उन तीनों के बारे में कुछ पता चला, तुमने जंगल को अच्छे से चेक किया, तो कहता है कि मैंने पूरे फॉरेस्ट को अच्छे से छान लिया बट उन लोगों को मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। पर प्राण टोंग से किसी के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। यहाँ पर यह दोनों किसके बारे में बात कर रहे होते हैं यह हमें आगे पता चलेगा। टोंग उसे कह रहा होता है कि वो केव में है और वह बहुत ज़्यादा नाराज़ है। प्राण कहता है कि वो चाहे नाराज़ हो बट फिर भी मुझे उसके पास जाना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। एंड देन प्राण की साउल एक केव में आ जाती है और इस केव में प्राण एक बहुत बड़े से स्नेक को यहाँ पर देखता है और प्राण उसके सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और रिस्पेक्ट शो करने लगता है। प्राण उसे कहता है कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया जिससे आप खुश नहीं हो तो मैं फिर भी यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो स्नेक उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया होता जो सही नहीं है तो आज तुम यहाँ पर नहीं हो पाते। एंड देखते ही देखते यह स्नेक एक इंसान को कन्वर्ट हो जाता है और प्राण उसे कह रहा होता है कि तुम उन 3 बॉयज़ के बारे में पूछने के लिए या उनकी वजह से यहाँ पर आए हो ना। इस पर प्राण उसे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसका मकसद ओनली उन तीनों लड़कों को बचाना नहीं था, उसका मकसद तो खेम को बचाना था। इधर खेम अपने रूम में सो रहा होता है, वो नींद में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और बहुत ज़्यादा वो पैनिक कर रहा होता है। एंड तभी जॉय उसके पास आता है, वो खेम को देखता है, उसको क्लोज आ जाता है एंड देन वह उसके फेस को टच करता है और जायो के टच करते ही खेम एकदम से शांत हो जाता है और उसके बाद जायो यहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि जायो खेम को ऐसे तड़पते हुए देख नहीं सकता था। एंड सडनली खेम अपनी आइज़ को ओपन करता है। इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।